अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फी एजुकेशन में। आज हम आपको क्लास 10th की सोशल साइंस की बुक आर्थिक विकास की समझ का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 भी हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लासेज नहीं देखी है वो जाकर पहले उन वीडियो को चेकआउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है पहला, वो है पॉइंट नंबर 1। आज का हमारा पॉइंट नंबर 1 है अल्प रोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बेरोजगारी, यानी ऐसी बेरोजगारी जो कैसे दिखाई देती है? स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जिसे हम जानते हैं वो, तो इसे अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। और ये ज्यादातर ये जो बेरोजगारी है ज्यादातर प्राथमिक क्षेत्र में मिलती है, मतलब ये प्राकृतिक क्षेत्र में बहुत आम है ये बेरोजगारी। मतलब ज्यादातर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के लोग मिलते हैं वो कौन है? वो प्राकृतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि खेती में जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो खेत है ना, इसके अंदर क्या कर रहे हैं? जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और यदि अगर इनमें से क्या चले जाएंगे, एक दो चले भी जाएंगे, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, यानी इससे उत्पादन पर, इससे किस पर? उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बात बताई गई है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक है वो क्या है? अल्प रोजगार है। तो ये यहाँ पे बात बताई गई है। अगला पॉइंट हमारा निकल कर आता है वो है कि अधिक रोजगार कैसे पैदा करें। यानी एक हमारा अब प्रश्न बन के आएगा, ये तो बात हमारे समझ में आ गई कि बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक तो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बेरोजगारी और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी या फिर अल्प रोजगार कहते हैं जिसे। तो अधिक रोजगार कैसे प्राप्त करें, ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है। तो इसके दो उपाय हैं। पहला उपाय है दीर्घकालिक उपाय। दीर्घकालीन उपाय ये है कि सिंचाई सुविधाओं में क्या किया जाए? सुधार किया जाए। सिंचाई सुविधा में क्या किया जाए? सुधार किया जाए। जैसे कि सिंचाई सुविधा में सुधार किसके द्वारा किया जाएगा? बांधों का निर्माण किया जाए, नहरों में सुधार किया जाए। ये क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे दीर्घकालिक ये एक उपाय है। इससे क्या होगा? फसलों में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा? फसलों में वृद्धि होगी। फसलों में वृद्धि, इससे फसलों में वृद्धि होगी। और क्या दिए जाए? सस्ते कृषि ऋण दिए जाए। सस्ते क्या दिया जाए? सस्ते कृषि ऋण। ऋण यानी क्या होता है? कर्ज। क्या दिया जाए? सस्ते कृषि कर्ज दिए जाए, यानी कृषि पर क्या दिया जाए? सस्ते कर्ज दिए जाए। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर बीज बैंक की सुविधा भी दी जाए, उर्वरक की किसानों को सुविधा दी जाए, अच्छे कृषि के उपकरण दिए जाए, अच्छे पंप सेट दिए जाए, आदि के प्रबंधन में सुविधा प्रदान किया जाए। और ये सुविधाएं कौन प्रदान करेगी? ये सुविधाएं कौन प्रदान करेगी? सरकार प्रदान करेगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो है अल्पकालीन उपाय। अब दीर्घकालीन हमने उपाय देख लिया, लेकिन इनके करने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे बांध का निर्माण होगा, बीज बैंक बनाई जाएगी, तो इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो एक इसका क्या है? अल्पकालीन उपाय भी मौजूद है। तो इसके लिए हमको एक अधिकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक नियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो 2005 में आया था, जिसका नाम है काम का अधिकार। ठीक है। तो काम का अधिकार क्या था? मनरेगा, इसके बारे में बताया हमने काफ़ी बार, आपने भी सुना होगा मनरेगा। तो 2005 का ये एक नियम था। कब का नियम था? ये नियम था 2005 का। ये 2005 में नियम लागू किया गया था। तो मनरेगा होता क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी जो ग्रामीण लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। यानी जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको क्या दिया जाएगा? रोजगार की गारंटी दी गई। तो कब दी गई है? 2005 में। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये होता क्या है? इसके अंदर क्या बात कही गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग काम करने में सक्षम है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जो काम करने में क्या है? सक्षम है, यानी जो काम करने के लायक हैं, जो क्या है? काम करने के लायक हैं, या जिन्हें काम की आवश्यकता है, या क्या है? जिन्हें काम की आवश्यकता है, उनके लिए एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। यानी उनके लिए क्या किया जाएगा? एक वर्ष में जो 365 दिन होते हैं उनमें से क्या किया जाएगा? 100 वर्ष के, मतलब 100 दिन के रोजगार की गारंटी ली गई। किसके अंतर्गत ली गई? ये मनरेगा नियम के अंतर्गत, जो 2005 में आया था। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट जरूर नोट कीजिएगा।
अगर सरकार रोजगार देने में विफल रहती है, यदि सरकार, अब हमारे एक प्रश्न आएगा दिमाग में, यदि अगर सरकार जो साल में 100 दिन काम ना दे पाए तो सरकार क्या करेगी? तो यदि सरकार क्या करती है, रोजगार देने में विफल रहती है यानी सफल नहीं रहती, तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। अब क्या होता है इसके अंतर्गत, जो मनरेगा के अंतर्गत जो अपना फॉर्म भरता है यानी जो आवेदक होता है मनरेगा का, उसको क्या किया जाता है, 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि 15 दिन तक उसको कोई काम नहीं मिलता है, यदि क्या नहीं मिलता है, उसको 15 दिन तक कोई काम नहीं मिलता है, तो किसके लायक हो जाता है, तो उसको क्या मिलना आवश्यक हो जाएगा, वो भत्ते के लायक हो जाएगा। यानी भत्ते के लिए उसका पूरा मतलब नियम कायदे कानून के अनुसार उसको क्या मिलना चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे बात बताई गई है। जो कार्य भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायक होंगे उन्हें मनरेगा में प्राथमिकता दी जाएगी, और ऐसे कार्य जो क्या होंगे, भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायक होंगे, उन्हें क्या दी जाएगी, मनरेगा में प्राथमिकता दी जाएगी। इन कार्य क्या होते हैं ये, जैसे कि कुएं, जैसे कि कुआं, सड़क आदि का निर्माण। तो ये क्या होंगे, ये आगे जाकर क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ाने में सहायता करेंगे। ऐसे ही सिंचाई की सुविधा, नहर वगैरह का निर्माण करवाकर ये क्या होंगे, आगे चलकर लोगों की मदद करेंगे। तो इनको क्या दी जाएगी, मनरेगा में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी इनका निर्माण किया जाएगा किसके द्वारा, मनरेगा में काम करने वाले लोगों के द्वारा, और ये है मनरेगा। तो इसके बाद है संगठित क्षेत्र। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। अब संगठित क्षेत्र क्या है, तो संगठित क्षेत्र को यदि हम अगर एक आम भाषा में समझे, इंग्लिश लैंग्वेज में इसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो नियमित या सुनिश्चित रोजगार संगठित क्षेत्र में क्या होता है, नियमित या सुनिश्चित रोजगार होता है। यानी कैसा होता है, इसके अंदर जो संगठित क्षेत्र होता है, इसके अंदर जो रोजगार प्राप्त होता है लोगों को, वो कैसा होता है, नियमित होता है, यानी उनका फिक्स होता है रोजगार। यानी वो संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनका क्या है, काम फिक्स है। रोजगार की जिससे क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। जिससे क्या होती है, रोजगार की सुरक्षा होती है। जैसे कि आप इधर देखेंगे, जैसे कि डॉक्टर का काम है, कोई प्राइवेट सेक्टर में क्या काम कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है। ऐसे ही कोई सरकारी बस चलाने वाला है या कोई प्राइवेट बस चालक है। ऐसे ही कोई सुपरमार्केट चलाने वाला है, ऐसे ही कोचिंग संस्था है, और ऐसे ही क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इनमें काम करने वाले लोग किसके अंदर आएंगे, संगठित क्षेत्र के अंदर आएंगे। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, और ये जो सारे क्षेत्रक होते हैं किसके द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। यानी हॉस्पिटल भी सरकार द्वारा पंजीकृत होगा, जो बस चलती हैं वो भी सरकार द्वारा पंजीकृत होंगी, जो सुपरमार्केट होते हैं वो भी सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जो स्कूल होते हैं वो भी सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, और जो कंपनियां होती हैं वो भी सरकार के द्वारा पंजीकृत होती हैं। और ये जो क्षेत्रक होता है, कौन सा, संगठित क्षेत्रक, ये क्या करते हैं, सरकार के द्वारा चलाए गए नियम और अधिनियमों को क्या करते हैं, पालन करते हैं। इन क्षेत्र को कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं और कार्यविधि हैं, यानी इन क्षेत्रों के क्या है, कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं और कार्यविधि मौजूद होती हैं, इसीलिए इन्हें संगठित क्षेत्रक कहा जाता है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि संगठित क्षेत्रक इनका नाम कैसे पड़ा। तो संगठित क्षेत्रक जो इनका नाम पड़ा है वो यहाँ से पड़ा है कि इन क्षेत्रकों की क्या होती है, कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं। कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं और कुछ औपचारिक तरह की ही कार्यविधि होती है, इसीलिए इन्हें संगठित क्षेत्रक कहा जाता है। अब देखिए, कार्य के निश्चित घंटे, यहाँ पर क्या होता है, जो संगठित क्षेत्रक होता है इसके अंदर क्या होता है, कार्य करने के निश्चित घंटे होते हैं, जैसे कि 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे इसमें कार्य करना होता है। यदि अधिक काम करे तो अतिरिक्त समय का भुगतान किया जाएगा। यदि कोई क्या करता है, ओवर टाइम करता है, यदि कोई क्या करता है, ओवर टाइम कार्य करता है, तो उसको क्या दिया जाएगा, अतिरिक्त समय काम करने का भुगतान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करा अपनी ड्यूटी से, तो उसको क्या किया जाएगा, उस काम करने का अतिरिक्त समय का क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे। तो यही क्या है हमारा, ये है संगठित क्षेत्रक। कई अन्य लाभ भी होते हैं इसके अलावा, जो ओवर टाइम में पैसे मिलना, नियमों कायदे कानूनों पर चलना, रोजगार की सुरक्षा होती है, इनके अलावा भी इसमें बहुत सारे लाभ हैं। वो ये है कि सवैतनिक अवकाश, इसके अंदर क्या मिलता है, सवैतनिक अवकाश मिलता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे सवैतनिक अवकाश क्या होता है, जैसे कि संडे की छुट्टी मिलना आदि, दिवाली, होली वगैरह इन पर अवसरों पर छुट्टी मिलना इनके अंदर मिलती है। भविष्य निधि, यानी भविष्य के लिए भविष्य उज्ज्वल रहता है। चिकित्सा लाभ होते हैं इसके अंदर, जो चिकित्सा लाभ भी मिलते हैं इनको।
पेंशन की सुविधा मिलती है, और कारखानों आदि में क्या मिलता है, पीने के पानी की सुविधा भी मौजूद होती है, और स्वस्थ कार्य वातावरण होता है। और यहाँ पर कैसा वातावरण होता है, स्वस्थ कार्य वातावरण होता है, यानी इनको अनेक बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। कौन से क्षेत्र के लोगों को, संगठित क्षेत्र के लोगों को। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्षेत्रक, वो है असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा क्षेत्रक होता है, रोजगार की सुरक्षा होती है, सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब है हमारा असंगठित क्षेत्रक। तो असंगठित क्षेत्रक सीधी सी बात है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संगठित क्षेत्रक ऑर्गेनाइज सेक्टर था, तो ये कौन सा सेक्टर होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये असंगठित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो सरकार के नियंत्रण से बाहर छोटी और बिखरी हुई इकाइयां, यानी अगर हम एक लाइन में इसका उत्तर देना चाहें कि असंगठित क्षेत्रक होते क्या हैं, तो सरकार के नियंत्रण के बाहर ऐसी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां होती हैं जो क्या होती हैं, सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों और विनियमों का पालन नहीं करती है। नियम कायदे तो है, लेकिन वास्तविक व्यवहार में उनका पालन नहीं होता है। यानी इन जो क्या होता है, जो असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए नियम कायदे कानून तो बने हुए होते हैं, परंतु उनका पालन कोई भी नहीं करता है। जैसे कि अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं, इसके अंदर ये ठेली चलाने वाले हुए, इसके अंदर ये सड़क पर काम करने वाले मजदूर हुए, ये इसके अंदर आते हैं। किस क्षेत्रक के अंदर आते हैं, असंगठित क्षेत्रक के अंदर आते हैं। नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं, और इसके अंदर जो नौकरियां होती हैं वो कैसी होती है, कम वेतन वाली। कैसे मिलता है इनका, कम वेतन मिलता है, यानी बहुत कम पैसे इनको मिलते हैं, और अक्सर नियमित नहीं होती, और ज्यादातर नियमित नहीं होती, यानी डेली इनको काम नहीं मिलता है। ऐसा भी रह जाता है कि कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। ओवर टाइम, सवैतनिक अवकाश, भविष्य निधि आदि का कोई भी प्रावधान नहीं है। और जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसे कि संगठित क्षेत्रक के अंदर था, तो संगठित क्षेत्रक के अंदर जो ओवर टाइम, सवैतनिक अवकाश, भविष्य निधि और पीने का पानी वगैरह ऐसी सुविधाएं यहाँ पर कोई भी नहीं मिलती है। किसके अंदर, असंगठित क्षेत्र के अंदर। इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं होती है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या नहीं सुरक्षित होती है, इसके अंदर जो नौकरी होती है वो भी सुरक्षित नहीं होती है। यानी इस प्रकार से नहीं रहते कि आपकी नौकरी क्या है, फिक्स है। इसके अंदर कभी भी नौकरी क्या होती है, मतलब आपको कभी भी काम से निकाल दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में सड़क पर बेचने वाले, अब इस क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं, सड़क पर बेचने वाले, जैसे हम स्ट्रीट वेंडर्स के नाम से भी जानते हैं। मरम्मत करने वाले, यानी कि जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और इसके अंदर जो अन्य श्रमिक होते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है। अब एक हमारे दिमाग में प्रश्न बनेगा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, यानी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है बेचारे, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, यानी उनको बेचारों को काम के लिए उनको जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को दूर किस प्रकार से किया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर भूमिहीन कृषि किसान, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं ना, उनमें ज्यादातर कौन है, भूमिहीन कृषि किसान है, यानी भूमिहीन बेचारे किसान है। इसके अलावा जो छोटे मोटे किसान है, जिनके पास छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा है वो है। इसके अलावा बटाईदार है, इसके अलावा बुनकर है, लोहार है, सुनार है आदि, इसके अलावा बहुत सारे कारीगर हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अंदर आते हैं। किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार को बीज की समय पर डिलीवरी, कृषि उपकरण, ऋण, कर्जा, भंडारण सुविधाएं और व्यापार के लिए बाजार आदि के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यानी किसानों को अब इनकी यदि सुरक्षा करनी है, यदि यानी इनका उत्पादन बढ़ाना है, इनको बेरोजगार होने से बचाना है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या मतलब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, बीजों की समय पर डिलीवरी करनी चाहिए, कृषि उपकरण पर्याप्त मात्रा में इनको उपलब्ध करवाने चाहिए, सस्ते ऋण दिए जाएं। कैसे ऋण दिए जाएं, सस्ते इनको ऋण उपलब्ध करवाए जाएं। कैसे ऋण उपलब्ध करवाए जाए, सस्ते ऋण किनको, किसानों को, किनको उपलब्ध करवाया जाए, किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध करवाए जाए। भंडारण की इनको सुविधाएं दी जाए, यानी जब इनकी फसल होती है, काट लेते हैं, उसके बाद इनकी जो फसल होती है खेत में पड़ी रहती है, तो इनकी इस सुविधा, इनको क्या सुविधा दी जाए, भंडारण की सुविधा प्रदान की जाए। और व्यापार के लिए इनको बाजार की सुविधा प्रदान की जाए, और इनको क्या किया जाए, जो इनका उत्पादन हुआ है उसके लिए क्या किया जाए, बाजार की सुविधा दी जाए। कि कौन सी सुविधा दी जाए, बाजारों की सुविधा प्रदान की जाए। इससे क्या हो सकता है, ये संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या हो सकता है, बेचारों को बचाव हो सकता है, उनकी सुरक्षा हो सकती है।
शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र, अभी हमने पढ़ा था ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी तक हमने किसके अंदर पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शहरी, जो शहरी क्षेत्र है उनके अंदर क्या किया जाए। जो शहरी क्षेत्र है उनके अंदर सीधी सी बात है, उनके अंदर उनकी दूसरी प्रॉब्लम रहती है। तो शहरी क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से लघु उद्योग के श्रमिक होते हैं। जो ज्यादातर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है ना, वो कौन है, लघु उद्योग में काम करने वाले श्रमिक हैं। निर्माण के रूप में, मतलब जो भवन निर्माण करते हैं आदि के निर्माण में काम करने वाले श्रमिक हैं, व्यापार में लगे हुए श्रमिक हैं, और परिवहन में अस्थायी रूप से जो काम करते हैं वो वाले श्रमिक इसके अंदर मौजूद है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो हमने पढ़ा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भूमिहीन किसान थे, वो बुनकर थे, वो बटाईदार थे, वो आ रहे थे। और शहरी क्षेत्रों में कौन आ रहे थे, असंगठित क्षेत्रों में कौन आ रहे हैं, लघु उद्योग में काम करने वाले लोग आ रहे हैं, निर्माण का काम करने वाले लोग आ रहे हैं, व्यापार का काम करने वाले लोग आ रहे हैं, परिवहन का काम करने वाले लोग आ रहे हैं, और बहुत सारे सड़क पर बेचने वाले लोग आ रहे हैं। और इनका क्या जो होता है, इनका जो काम होता है वो कैसा होता है, अस्थायी रूप से होता है। उन्हें कच्चे माल की खरीद और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता है। तो ये जो मजदूर हैं, ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, इनको किसकी आवश्यकता है, इनको कच्चे माल की खरीद के लिए, यानी जो कच्चा माल होता है उद्योगों के लिए, हमने पढ़ा था कि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इनको कच्चे माल की खरीद करने के लिए, यानी कच्चे माल खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता है, सरकार की आवश्यकता है। और उत्पाद के विपणन के लिए, तो विपणन क्या होता है, विपणन ग्राहकों की आवश्यकता की पहचान करना, यानी ग्राहकों की आवश्यकता की पहचान की जाए कि ग्राहकों को किस चीज की तो आवश्यकता है और इनकी पूर्ति के लिए उत्पाद को विकसित किया जाए। तो ये क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है। इसके अलावा मूल्यों का निर्धारण करना, यह भी विपणन कहलाता है। और संभावित क्रेताओं को इनके क्रय के लिए तैयार करना, और जो भी क्रेता है यानी जो भी खरीदने वाले हैं वस्तुओं को, और उनको क्या किया जाए, इनके वस्तुओं का क्रय करने के लिए तैयार किया जाए। तो ये क्या कहलाता है, विपणन की प्रक्रिया कहलाती है। आसान शब्दों में यदि हम कहें तो व्यापार। तो क्या किया जाए, उन्हें कच्चे माल, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको कच्चे माल की खरीद में सरकार योगदान दे, और उत्पादन के विपणन के लिए, यानी उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पे बात बताई गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वामित्व के संदर्भ में क्षेत्रक, यानी स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक क्या होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। अब है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। स्वामित्व के आधार पर यदि हम क्षेत्रक देखेंगे तो क्षेत्रों को इस आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। किस आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, अधिकार के आधार पर, कि संपत्ति का मालिक कौन है। मतलब जो क्षेत्र है उनको किस आधार पे भी वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गों में बांटा जा सकता है। कि जो संपत्ति है, यानी जो क्षेत्र जिस संपत्ति पे है, जिस संपत्ति पे काम चल रहा है, उस संपत्ति का मालिक कौन है और सेवाओं के वितरण के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके आधार पर भी क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर भी क्षेत्रकों का वितरण होता है। तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों को दो प्रकार में बांटा गया है, यानी दो प्रकार होते हैं स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों के। पहला तो होता है सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा होता है निजी क्षेत्रक। यानी पहला तो कौन सा क्षेत्रक होता है, सार्वजनिक क्षेत्रक होता है, और दूसरा होता है हमारा निजी क्षेत्रक। अब देखिए जो पहला पॉइंट है वो है सार्वजनिक क्षेत्रक। जो सबसे पहले हमारा निकल के आता है पॉइंट, वो क्या है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्रक। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार अधिकांश संपत्तियों की मालिक होती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या होती है, सरकार अधिकांश संपत्तियों की मालिक होती है। यानी सार्वजनिक क्षेत्रक क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक में ये आ गया हमारा रेल, ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेल की भी मालिक सरकार है, इस जमीन की भी मालिक सरकार है, इन पटरियों की मालिक भी कौन है, सरकार है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, और सार्वजनिक क्षेत्र में जो मुनाफा होता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में जो कमाई होती है, उसका उद्देश्य यही नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र का कि सरकार को उससे लाभ हो, बल्कि क्या होता है, इसका उद्देश्य सरकार विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए करों और अन्य तरीकों से धन जुटाती है। तो सरकार क्या करती है, जैसे कि हमने पढ़ा और सुना है कि सरकार क्या करती है और देखा भी है कि सरकार क्या करती है, बहुत सारी अनेक गरीब लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है। पीडीएस के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि हमने पढ़ा था सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से सरकार सुविधाएं प्रदान करती है। तो इनमें क्या आता है, सरकार का खर्चा आता है। तो इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार किसकी सहायता लेती है, करों की। तो कर क्या होते हैं हमारे, टैक्स। कर किस नाम से आ जाता है, टैक्स की सहायता लेती है और अन्य तरीकों से धन जुटाती है, यानी
इन खर्चों पे जो खर्चा मतलब जो ये खर्चा आता है इनका सरकार का पीडीएस के माध्यम से और भी जो जो सुविधाएं सरकार प्रदान करती है, इनमें जो जो खर्चा आता है तो सरकार उनके लिए क्या करती है, धन जुटाती है। किसके माध्यम से धन जुटाती है, अन्य तरीकों से भी धन जुटाती है, जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनसे धन जुटाती है। इसके अलावा क्या करती है, टैक्सेस भी लेती है, जो हम टैक्सेस पे करते हैं वो वाले टैक्सेस। सार्वजनिक क्षेत्रों का उदाहरण, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों में यदि हम उदाहरण देखेंगे तो क्या आते हैं इसके अंदर, रेलवे आते हैं, डाकघर आते हैं। इसके अलावा जो सरकार के पास जो बस सुविधाएं होती हैं सारी किसके अंदर आती है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आती हैं। इसके बाद है हमारा पॉइंट वो है निजी क्षेत्रक। इसके बाद हमारा पॉइंट क्या निकल कर आया है, इसके बाद है हमारा पॉइंट निजी क्षेत्रक। तो निजी क्षेत्रक क्या होता है, निजी क्षेत्र में संपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी निजी व्यक्तियों कंपनियों के हाथ में होती है। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसके वो उसका मालिक कौन थी, उसकी मालिकिन मतलब उसका मालिक कौन था, उसका मालिक थी हमारी भारत सरकार। और इनके मालिक कौन होता है, जो निजी क्षेत्रक होता है इनका मालिक कौन होता है, इन निजी क्षेत्रकों का मालिक कौन होता है, जिसकी वो कंपनी है वो व्यक्ति क्या होता है, निजी क्षेत्रक का मालिक होता है। उदाहरण के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उदाहरण के लिए जैसे कि हम टिस्को को ही देख लेते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये क्या है, टाटा स्टील ये कंपनी जो है ये एक निजी क्षेत्रक है, ये क्या है, एक निजी क्षेत्रक का उद्योग है। इसके अलावा यदि हम रिलायंस को देखेंगे, इसके अलावा क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो RIL है, जो RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो है ये भी क्या है, एक निजी क्षेत्रक का ही उदाहरण है। निजी क्षेत्र की कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है, और निजी क्षेत्र की जो भी कंपनियां होती हैं उनका प्रमुख उद्देश्य जो होता है, मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, बस लाभ कमाना। क्या होता है, बस लाभ कमाना होता है, यानी मुख्य काम इनका यही है कि हमको लाभ कमाना है। ऐसी सेवाएं प्राप्त करने के लिए हमें इन व्यक्तियों और कंपनियों को पैसे देने पड़ते हैं। और यदि हमको जैसे कि मान लीजिए हमें स्टील लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमको स्टील मिलेगा। और ऐसे ही रिलायंस की सुविधा होती है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये क्या करती है, जैसे कि हमने देखा है इसके पेट्रोल पंप्स वगैरह है, और ये रिलायंस फ्रेश वगैरह जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमको कोई चीज़ चाहिए तो उसके हमको क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। और ये इनका जो पूरा जो काम होता है किस पर टिका होता है, इनका जो बेचने का खरीदने का जो काम होता है ये इसके ऊपर टिका होता है, क्योंकि इनको क्या कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, इसीलिए पूरा इनका बेस लाभ पर ही टिका हुआ होता है। जबकि सरकार को क्या करना होता है, अन्य खर्चे भी पे करने होते हैं, इसीलिए सरकार क्या करती है, हमसे पैसे लेती है रेल वगैरह की सुविधाओं की। अब जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो है गतिविधियों की श्रृंखला जहां सरकार सीधे पैसे खर्च करती है। अब हमारे दिमाग में पॉइंट तो आया होगा कि सरकार पैसे कहां पर खर्च करती है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सरकार क्या करती है, पैसे खर्च करती है। तो सरकार कहां पर पैसे खर्च करती है, सड़कें बनाने में, पुलों का निर्माण में, रेलवे के निर्माण में, बंदरगाहों के निर्माण में, बिजली उत्पादन करने में, बांधों के माध्यम से सिंचाई प्रदान करने में। तो इन सारे कामों में क्या करती है सरकार, पैसे खर्च करती है। क्या करती है, पैसे खर्च करती है। तो इसकी भरपाई वो कैसे करेगी, हमसे क्या लेकर, हमसे वो लेगी सरकार टैक्स, हमसे क्या लेगी सरकार टैक्स लेगी। और इनके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो उनसे जो पैसे प्राप्त होते हैं, यानी अन्य कारणों से, अन्य कारक सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारक होते हैं इनके माध्यम से जो सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं उनसे क्या करती है, ये इनकी भरपाई करती है। ये होने वाले जो खर्चे हैं इन खर्चों की क्या करती है सरकार, भरपाई करती है। सरकार को इस तरह की भारी खर्च वाली गतिविधियां चलानी होंगी, और सरकार को क्या करनी होंगी, इसी तरह की भारी खर्च वाली गतिविधियां चलानी होगी। यानी सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती कि सड़कों का निर्माण करवाना छोड़ दे, पुलों का निर्माण करवाना छोड़ दे, रेलवे का निर्माण करवाना छोड़ दे, इनको सरकार छोड़ भी नहीं सकती। तो सरकार को क्या करना होगा, ऐसी भारी खर्च वाली, अब इनमें क्या आता है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है, तो सरकार को क्या करना होगा, ऐसी भारी खर्च वाली गतिविधियां चलानी ही होंगी। और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये सुविधाएं हर किसी के लिए उपलब्ध हो। और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जो भी सुविधाएं हैं सारी जो हमने पढ़ी है ये किसके लिए हो, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो, हर व्यक्ति की पहुंच में हो। क्योंकि बड़ी रकम वाली गतिविधियां निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर है। क्योंकि सड़कों का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना, रेलवे का निर्माण करना, बंदरगाहों का निर्माण करना, बिजली उत्पादन करना, ये निजी क्षेत्र के उद्योगों से क्या है, बिल्कुल ही बाहर है, यानी उनकी क्षमता में इतना है ही नहीं। तो ये पूरी जिम्मेदारी किसको लेनी होगी, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार को लेनी होगी। और इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करना भी उनके लिए एक क्या है, समस्या है। यानी निजी क्षेत्र के सामने यदि निजी क्षेत्र ये सारी सुविधाएं प्रदान कर भी रहा हो, यानी निजी क्षेत्र अपनी क्षमता से बाहर काम कर भी रहा हो, तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो क्या कर सके, हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करे। यानी हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करना भी क्या है, निजी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। इसके अलावा
अगर निजी क्षेत्र की कंपनियां ये सुविधाएं मुहैया भी कराती हैं तो वे इनके इस्तेमाल के लिए ऊंची दर वसूलेंगी। यानी यदि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो ऐसी सुविधाएं प्रदान करती हैं, क्या सुविधाएं प्रदान करती हैं, रेलवे की सुविधाएं प्रदान करती हैं, बिजली की सुविधाएं प्रदान करती है, बंदरगाहों की सुविधाएं प्रदान करती है, पुलों की सुविधाएं प्रदान करती हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए ऊंची दर वसूलेंगे, यानी बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगी। क्योंकि उनका तो हमने पढ़ा था कि उनका जो एक काम होता है वो किस पर टिका होता है, उनको तो बस मुनाफा कमाना होता है। तो ऐसी गतिविधियां, अब नया पॉइंट एक आ चुका है हमारे सामने, वो क्या बोल रहा है हमसे कि ऐसी गतिविधियां जिनमें सरकार को निजी क्षेत्र का समर्थन करना होता है। अब ऐसी भी कुछ बहुत सारी गतिविधियां हैं जहां पर सरकार को क्या करना होता है, सीधा ही निजी क्षेत्र का क्या करना होता है, समर्थन करना होता है। तो देखिए, उदाहरण के लिए उत्पादन की कीमत पर बिजली बेचने से कई उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। यानी जिस कीमत पर क्या हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, यदि सरकार क्या करेगी, उसी कीमत पर बिजली को बेचेगी तो क्या होगी, बहुत सारी चीजों की लागत बढ़ जाएगी। यानी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, उद्योगों में बनने वाली क्या है, वस्तुएं हैं, उनकी क्या बढ़ जाएगी, लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कई इकाइयों, विशेषकर लघु स्तर की इकाइयों को बंद करना पड़ सकता है, और कई इकाइयां क्या हो सकती है, इसके लिए बंद हो सकती है, क्योंकि लघु उद्योग, वृहत उद्योग, इनके अंदर तो क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली की खपत होती है। और यदि उनको अपने जो बिजली का, जिस कीमत पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, सरकार अगर उनको उसी कीमत पर बिजली देगी तो क्या होगी, चीजों की रेट, इनमें बनने वाली जो चीजें हैं, इनकी रेट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां सरकार उन दरों पर बिजली का उत्पादन और आपूर्ति करके कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। तो यहां पर क्या करती है, अब सरकार इनकी मदद किस प्रकार से करती है, सरकार इनको उस दर पर बिजली उपलब्ध करवाती है जिस दर पर ये बिजली को खरीद सकते हैं, और शेष राशि क्या करती है, लागत का कुछ हिस्सा सरकार उठाती है। यानी जो शेष राशि बचती है वो, उसका खर्चा कौन उठाती है, उसका खर्चा हमारी सरकार उठाती है। यही यहां पे पॉइंट बताए गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसी प्रकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, किसानों से क्या किया जाता है, किसानों को कैसे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं और चावल की खरीद की जाती है। यानी एमएसपी पर क्या किया जाता है, कम मूल्य पर गेहूं और चावल की खरीद की जाती है। यानी सरकार क्या कर देती है, एक मूल्य फिक्स कर देती है, एक मूल्य क्या कर देती है, धारण कर देती है कि इतने रुपए में हम क्या करेंगे, आपसे किसानों से गेहूं खरीदेंगे। और इसे पीडीएस की प्रणाली के तहत, पीडीएस हमने पहले पढ़ चुके हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम कहते हैं जिसे। तो क्या है, पीडीएस की प्रणाली के तहत क्या करती है सरकार, राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेचती है। यानी बहुत ही ज्यादा कम कीमत पर क्या करती है, उपभोक्ताओं को बेचती है। तो इससे क्या होता है, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको फायदा होता है, और किसानों को क्या मिलता है, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है। अब यहां से एक पॉइंट बनकर आता है, सर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के नाम से भी जाना जाता है इसको, कि ये किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करके कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो एमएसपी होता क्या है, ये किसानों को क्या करता है, उनकी उपज का, यानी जो भी उन्होंने उत्पादन किया है, जो भी उन्होंने क्या किया है, उत्पादन किया है, उस उत्पादन का क्या करता है, उचित मूल्य दिलवाता है। किससे दिलवाता है उचित मूल्य, सरकार से। किससे दिलवाता है, सरकार, क्योंकि उचित मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करता है, इनको प्रेरित करता है। यानी जो किसान होते हैं उनको किसके लिए प्रेरित करता है, कि वो अपना उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाएं। इसके लिए क्या करता है, एमएसपी इनको प्रेरित करता है। तो ये क्या है, सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसका निर्धारण केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कृषि लागत और मूल्य आयोग करती है। बच्चों यहां से क्या बनेगा, हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा कि क्या करती है। अब एक बोर्ड में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कि इसका निर्धारण, जो एमएसपी का निर्धारण अब हमारे दिमाग में आएगा ना, सर एमएसपी का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, कि कितने रुपए में हमको क्या करना है, गेहूं खरीदना, कितने मूल्य पर सरकार गेहूं खरीदेगी। तो इसका निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और केंद्र सरकार जो है उसके कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक क्या आती है, एक आयोग आती है जिसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो ये क्या करती है, एमएसपी का निर्धारण करती है। एमएसपी क्या होती है, न्यूनतम समर्थन
मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होती है, किसानों को उनकी उपज के सही दाम दिलवाती है, ये क्या होती है, हमारी एमएसपी होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस के नाम से भी जानते हैं, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम कीमत पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, जब एमएसपी पे सरकार गेहूं को खरीद लेती है, गेहूं और चावल को एमएसपी पे सरकार जब खरीद लेती है किसानों से, तो किसानों को तो लाभ हो जाता है। अब जो बेचारे और लोग हैं, शहरों में काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या किया जाए, शहरों में भी तो गरीब तबके के लोग रहते हैं, भूमिहीन भी तो बहुत सारे मजदूर हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है, तो उनको क्या करती है, पीडीएस प्रणाली के तहत यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत क्या करती है, उन लोगों को ये कम कीमत पर जो गेहूं चावल की सरकार ने खरीद की है, यानी जो एमएसपी पर सरकार ने क्या की है, गेहूं के चावल की खरीद की है, उन गेहूं के चावल को क्या करती है, बहुत ही कम कीमत पर क्या करती है, इनको उपलब्ध कराती है। किनको उपलब्ध कराती है, शहरी क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, उनको क्या करती है सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है। ये यहाँ पर पॉइंट बताया गया था। अब देखिए एक इसके बाद हमारा पॉइंट निकल कर आता है कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या है, यानी जो सरकार है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, यानी पहली जिम्मेदारी क्या है जिस पर सरकार को ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की, वो क्या है, हॉस्पिटल। सरकार को क्या करना चाहिए, अस्पतालों को अच्छे बनाना चाहिए ताकि क्या हो, लोग जो भी बीमार है उनको अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा क्या करना चाहिए, सरकार को स्कूलों की जो सुविधाएं हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, सरकार को सुधारना चाहिए, यानी क्या हो, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा साक्षर बने। इसके अलावा सरकार को क्या करना चाहिए, जो जल की परेशानी है, यानी जो पानी की परेशानी है, इसको भी क्या करना चाहिए, सरकार को दूर करना चाहिए, यानी इसके लिए भी कोई कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को क्या करना चाहिए, जो राशन की सुविधा है, जो पीडीएस प्रणाली एमएसपी जो हमने पढ़ा था, इसको क्या करना चाहिए, हर घर में पहुंचाना चाहिए। हर किस में पहुंचाना चाहिए, हर घर में पहुंचाना चाहिए, ताकि सभी लोग, सभी गरीब तबके के लोग क्या हो सके, इसका फायदा उठा सके। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो होती है हमारी कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।